अच्छा, एक बार स्वर्ण के जो 5 भेद बताए थे, उनके बारे में एक बार वापस मैं एक बार बात करता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, याद होने चाहिए आपको। तो स्वर्ण के 5 भेद थे, प्राकृतम सहजम, वह्नि संभूतम, खनिज संभवम, रसेंद्र वेद संजातम, स्वर्णम पंचविधम स्मृतम। एक तो प्राकृत, ठीक है, सहज, वह्नि संभूत यानी अग्नि संभव, इसके अलावा खनिज संभव यानी खनिजों से जो प्राप्त होता है, और रसेंद्र वेद संजात यानी पारद के जो है वेदन से जो प्राप्त होता है, यानी पारद की प्रक्रियाओं के द्वारा जो है प्राप्त होता है वो स्वर्ण। इस प्रकार से 5 भेद स्वर्ण के बताए थे, ठीक है। इनमें प्राकृत जो है वो एक तरह से जो जिस स्वर्ण के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की थी ब्रह्मांड जी ने, उस स्वर्ण को प्राकृत स्वर्ण बोला है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा सहज स्वर्ण। सहज स्वर्ण जो है जिस स्वर्ण से या जिस स्वर्ण की जरायु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ठीक है, उसी को जो है बोला गया है सहज स्वर्ण। ये कहाँ पाया जाता था? मेरू पर्वत पर, ठीक है। तो ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद जो अग्नि संभव था, वह्नि संभूत था, उसकी स्टोरी मैंने आपको इतिहास में बताई थी कि शिव जी और पार्वती जी की रति क्रिया के दौरान शिव जी ने अपना वीर्य जो है भेजा, फेंका था अग्निदेव पर। क्यों? क्योंकि अग्निदेव बीच में आ गए थे उनके, ठीक है। तो अग्निदेव पे क्रोधित होकर उन्होंने, शिव जी ने लज्जा के द्वारा लज्जित होकर जो है अपने शुक्र को जो है अग्निदेव पर फेंका। तो अग्निदेव पर फेंका तो अग्निदेव के चेहरे पर जो है वो शुक्र जाके लगा, ठीक है। कुछ शुक्र जो है अग्निदेव पान कर गए। अब जो वो पान कर गए तो उसकी हीट जो थी उस वीर्य की, तो वो हीट सहन नहीं कर पाया अग्निदेव और उन्होंने उसका वमन कर दिया, ठीक है। अब जो वमित द्रव्य निकला, धरती पे गिरा, वही जो है स्वर्ण में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है अग्नि संभव स्वर्ण की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये जो तीनों प्रकार के स्वर्ण कहे हैं वो अलौकिक कहे हैं। अलौकिक मतलब जो इस लोक से परे हैं, जो बहुत अद्भुत प्रकृति या अद्भुत गुण वाले होते हैं, ये आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। चौथा, खनिज रूप में जो खनिज संभव थे, तो खनिज संभव का इजी है समझना कि जो विभिन्न खनिजों के रूप में जो है विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, इन पर जो है पाए जाते हैं वो खनिज है। 14 कलाओं से युक्त इनके सेवन करने से सारे रोग नष्ट होते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ प्रकार का जो है अपने स्वर्ण बता रखा है, ठीक है। फिर जो है पांचवा स्वर्ण कौन सा था कि पांचवा था अपना रसेंद्र वेद संजात, कि जो पारद आदि के द्वारा लौह सिद्धि जो अपन ने पढ़ी थी पारद की, उसके द्वारा स्वर्ण जो उत्पन्न कर रहे थे वो पांचवा टाइप का। इस प्रकार से स्वर्ण के पांचों भेद अपन ने वापस पढ़ लिए। अब अपन शुरुआत करते हैं रजत की। रजत मतलब चांदी की, ठीक है। तो चांदी के बारे में, स्वर्ण के खनिजों में आप ये याद रख लेना, नेटिव फॉर्म में पाया जाता है जिसमें शुद्ध स्वर्ण होता है, या फिर यौगिक यानी कंपाउंड रूप में जो पाया जाता है। जैसे उसमें 2 एग्जांपल याद रख लेना आप, तो कैलेवराइट और सेल्वेनाइट, ठीक है। तो ये आप 2 एग्जांपल याद रख लेना। स्वर्ण का सामान्य शोधन, तैले तैले तक्रे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे, इससे याद रखना, निर्वापन करना 7-7 बार प्रत्येक में, ठीक है। फिर विशेष शोधन पंचमृतिका के द्वारा करना है। पंचमृतिका में नींबू स्वरस कांजी से घोट कर लेप बना दिया, ठीक है। स्वर्ण के कंटक वेदी पत्रों पर उस लेप को करके और लघु पुट की अग्नि देकर जो है उसका विशिष्ट शोधन कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य मारण मैंने आपको बता दिया, मनयशिला और गंधक का जो है उस पे लेप करके और फिर उसका जो है पुटपाक करना, तो वो सामान्य वो मारण हो गया। विशिष्ट मारण मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध स्वर्ण के कंटक वेदी पत्रों पर नींबू स्वरस से मर्दित रस सिंदूर का लेप करे, ठीक है। इसके पश्चात सराव संपुट में रखकर कुक्कुट पुट की अग्नि दे। कुक्कुट पुट क्या था? 2-3 थ्योरीज चलती हैं इसमें। एक, 2 वितस्ती गहरा गड्ढा करके उसको आधा भाग उपलों से भर के और है ना जो अपन पाक करते हैं उसको कुक्कुट पुट बोला है। या फिर जो है ये आप यही याद रख लो, एक 10 कुपलों की जो है अग्नि अपन देते हैं, वो कुक्कुट पुट बोला गया है, ठीक है। तो ये 2-3 विध और भी हैं, लेकिन आप इन 2 को ही आप याद रखें कुक्कुट पुट से। तो ऐसे 10 पुट देने पर जो है, 10 कुक्कुट पुट देने पर शुद्ध स्वर्ण की भस्म तैयार हो जाती है, ठीक है। स्वर्ण भस्म तैयार हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अब आप जानते हो अपक्व भस्म अगर आप काम में लोगे या शुद्ध भस्म आप काम में लोगे तो क्या होगा? व्यक्ति को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसके बल वीर्य की हानि होगी
और वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है विविध रोग उत्पन्न होकर। तो इस प्रकार से जो है अपना ये स्वर्ण भस्म की जो है बात हो गई। रजत की बात करें अब, तो रजत क्या है? चांदी। इसका रौप्य इसका संस्कृत नाम है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसका जो है हिंदी नाम चांदी हो गया, अंग्रेजी नाम सिल्वर हो गया, लैटिन नाम इसको एजी से डिनोट करते हैं। एजी क्या है? अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटिनम। तो ये अर्जेंटिनम हो गया। इसका परमाणु भार 107.88 हो गया। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका 960 डिग्री सेल्सियस। स्वर्ण का कितना था? 1063 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वथनांक 1955 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रख लोगे, ठीक है। अब पर्यायों की बात करें तो इसके पर्याय हैं रुचिर, ठीक है, रौप्य, तार। तार कैसे? खींच के इसको तार की तरह लंबा, इसके तार बनाए जाते हैं ना अपने चांदी के तार, तो इसलिए इससे याद रखना तार, ठीक है। सौद्य, शुभ्रक। शुभ्रक, शुभ्र होता है सफेद के लिए माना जाता है, तो शुभ्रक मतलब श्वेत वर्ण का होता है, शुभ्रक। चंद्रलोह या चंद्रहास, ठीक है। चंद्रलोह इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि चंद्रमा से प्राप्त होता है, इसलिए चंद्रलोह बोला है। चंद्रहास, जो आपको याद होगा राम जी की खड़ाऊ थी, ठीक है, उसको चंद्रहास बोला गया, तो चंद्रहास, ठीक है। रूपक, चंद्रमा के सभी पर्याय, क्योंकि चंद्रमा से उत्पत्ति हुई है, सोम से उत्पत्ति, इसलिए सोम, चंद्रमा, ठीक है, नक्षत्र राज, ये सब इसके पर्याय जो है हो सकते हैं। चंद्रमा के सभी पर्याय अपन रजत को भी देते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने पर्याय पूरे हो गए रजत के, ठीक है। तो पर्याय हो गए। प्राप्ति स्थान बात करें तो मुक्तावस्था या युक्तावस्था, यानी एक फ्री फॉर्म में या खनिजों के रूप में, दोनों रूपों में ये प्राप्त होता है। यह मैक्सिको, कनाडा, रूस, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, इन सब जगहों पे पाया जाता है। भारत में जावर, राजस्थान, दुर्ग, औरंगाबाद, ठीक है, कागड़ा, कोलार, ठीक है, कर्नाटक आदि स्थानों से जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है। रजत के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। खनिजों की बात करें तो अर्जेंटाइट और पॉलीबेस्टाइट, बेसाइट और भी कई तरह के जो हैं इसके खनिज पाए जाते हैं। आपको तो भेद याद रखने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण के 5 भेद थे, रजत के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन-कौन से? सहज यानी नेटिव सिल्वर जो सर्वश्रेष्ठ होती है, कैलाश पर्वत पर इसकी उत्पत्ति मानी गई है। खनिज और सिल्वर यानी जो खनिज रूप में पाई जाती है। श्रेष्ठतर यानी सहज से थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी की, हिमालय पर्वत से प्राप्त होती है। तीसरी कृत्रिम या रसविद्ध सिल्वर जो पारद आदि पे क्रिया करके जो है प्राप्त की जाती है, वो श्रेष्ठ होती है। और रसवेद से जो है नागवंग आदि के द्वारा बनाई जाती है, ऐसे ही बताया गया है। सहज रजत तो क्या के बारे में एक चीज बताई गई है कि उसको अगर कोई स्पर्श भी कर लेना तो वो रोग मुक्त हो जाए, लेकिन ये क्या है? अप्राप्य होती है, यानी मिलती नहीं है ये आसानी से। इसलिए यहाँ पे इसकी बात करना भी अपन सही नहीं है कि जब मिलती नहीं है तो क्या बात करें। बस ये है सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है। अब जो ग्राह्य रजत होती है उसके लक्षण देख लेते हैं। कठिन होती है, स्वच्छ होती है, भारी होती है, स्निग्ध होती है, गर्म करने पर या काटने पर, ठीक है। मृत्यु, जैसे मतलब इसको क्या है, गरम-गरम आप सेवन कर लें। मृत्यु नहीं है, मृदु मृदु आएगा यहाँ पे। ये आप गलत लिख रखा है यहाँ पे। ये मृत्यु नहीं है यहाँ पे, ये मृदु है, ठीक है। मतलब अगर हम चांदी को गर्म करते हैं तेज या काटते हैं तो वो क्या है, उसमें मृदु होती है, यानी काटी जा सकती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो मृदु होगी। एवं श्वेत वर्ण की, कलर आपको पता है श्वेत वर्ण का होता है। चंद्रमा सदृश स्वच्छ वर्ण, पूर्णिमा का चांद जो होता है ना जैसा एकदम सफेद सा, वैसा स्वच्छ वर्ण वाला। शंख सदृश शुभ्र, शंख की तरह सफेद। चिकना, स्फोट रहित यानी कोई भी दाग धब्बा नहीं हो उसमें। इस तरह का जो रजत है वो श्रेष्ठ होता है, ग्राह्य होता है औषध कर्म के लिए। फिर अग्राह्य की भी बात की गई है कि भाई उस पे लाल पीले काले धब्बे हो रखे हो, वो रूखा सूखा हो, ठीक हो, लघु हो मतलब हल्का हो, ठीक है, छिद्रयुक्त हो, एक खुरदुरा हो, अ, मोटे अंग वाला हो, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर हो तो वो इस प्रकार का जो है अपन अग्राह्य यानी बेकार रजत मानते हैं, ठीक है। अब शुद्धि क्यों जरूरी होती है? भाई बीमारियों से बचाने के लिए। अशुद्ध चीज अपन यूज करेंगे तो बॉडी की फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंस लाएगी। तो यहाँ पे रजत भी ऐसा ही है कि अशुद्ध या अपक्व रजत का सेवन करने से आयु, शुक्र और बल का नाश होता है। शरीर में संताप यानी ज्वर की उत्पत्ति होती है। मलबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन होता है और अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो है शोधन मारण करके ही इसका प्रयोग किया जाता है।
अब शोधन की बात करें तो वही सामान्य और विशेष शोधन। सामान्य शोधन आपको पता ही है, तेले तकरे गवाम मूत्रे ही आहार नाले कुलत्थजे। इन पांचों में क्रमशः 7-7 बार जो है निर्वाप करने पर शोधन हो जाता है। ठीक है, ये सामान्य शोधन है। विशेष शोधन की अपन बात करें तो मूषा में रजत को तीव्र अग्नि पर गलाकर उसमें समभाग समान मात्रा में नाग व टंकण को मिलाकर अच्छी प्रकार से दमन करें। इसके बाद ज्योतिषमती के तेल में 3 बार भुजाने पर रजत शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रजत का शोधन बता रखा है। तो एक या तो ये विधि याद कर सकते हो या और भी अच्छी एक विधि है इसमें, तो ये वाली और भी सिंपल है कि रजत का कंटक वेदी पत्र बनाकर, मतलब उसको ठोक ठोक करके एकदम कंटक वेदी पत्र बना देते हैं, उसके अच्छी प्रकार से रक्त प्रतप्त करके फिर उसको एकदम तीक्ष्ण गर्म या तेज गर्म कर देते हैं, एकदम रक्त तप्त कर देते हैं। फिर अगस्त्य पत्र स्वरस में 3 बार बुझाने पर जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये आपको इजी भी रहेगी, आसानी से याद भी हो जाएगी। और जो मैंने ट्रिक बनाई है इससे रिलेटेड, उसमें अगस्त्य पत्र स्वरस वाली ट्रिक जो है मैंने डाली है। तो आप ये वाली ट्रिक याद कर लो, चाहे ये वाली चाहे दोनों, वो आपके ऊपर है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इजी है दोनों। मेरे को ये ज्यादा इजी लगी थी, मैंने ये याद की थी। ठीक है, तो ये हो गया रजत का शोधन। फिर अपन बात करते हैं उसके मारण की, यानी भस्म निर्माण की। मारण की एक तो सामान्य विधि मैंने बताई थी, मनयशिला और गंधक वाली। ठीक है, या तो वो आप सामान्य जो है आप याद कर लो उसका मारण। ठीक है, रसतरंगिणी के अनुसार। या फिर विशेष मारण जो है अपन यहाँ पढ़ते हैं, तो स्वर्ण माक्षिक के चूर्ण में स्नूही दुग्ध मिलाकर शुद्ध चांदी के पत्रों पर लेप करके जो है मिल सुखाएं। फिर शराब संपुट बंद करके लघु पुट में पाक करें। इस प्रकार 3 पुट देने पर जो है रजत भस्म जो है प्राप्त होती है, श्रेष्ठ रजत भस्म प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या है वापस मैं बताता हूँ। स्वर्ण माक्षिक का चूर्ण लिया, ठीक है, उसमें स्नूही दुग्ध मिलाकर जो है लेप बना लिया। ठीक है, फिर उसका उस लेप का चांदी के पत्रों पर जो है लेप करते हैं। ठीक है, फिर उसको सुखा देते हैं उस लेप को। फिर शराब संपुट में लघु पुट की अग्नि देते हैं। कितनी बार? 3 पुट देते हैं। इस प्रकार से जो है रजत भस्म तैयार हो जाती है। एक तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है, अपने जो ट्रिक में आएगी आपके, कि वही शुद्ध स्वर्ण माक्षिक लिया, उसको बिजोरा नींबू या बीजपुर नींबू स्वरस की भावना देकर घोटकर अच्छी प्रकार से उसकी पिष्टी बना ली। ठीक है, अब इस पिष्टी का चांदी के पत्रों पर लेप करते हैं। ठीक है, चांदी के पत्रों पर लेप करके शराब संपुट में बंद करके 30 फुट की अग्नि देकर जो है रजत भस्म तैयार की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपना रजत भस्म तैयार होती है। ट्रिक में आपकी ये बिजोरा नींबू वाली ट्रिक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है दोनों विधियों में। पहला अंतर यह है कि यहाँ पर स्वर्ण माक्षिक को किसमें मर्दन किया है, या तो स्नूही दुग्ध में, स्नूही क्षीर में, या फिर बिजोरा नींबू क्षीर में। ठीक है, स्नूही क्षीर में जहां पर लेप बनाकर और रजत पत्र पे लेप किया, वहां पे लघु पुट की अग्नि दी और 3 पुट दिए। तो जहां पर बीजपुर नींबू से इसका पिष्टी बना के और लेप किया है, वहां पर 30 पुट दिए हैं। ठीक है, बस ये अंतर है दोनों विधियों में। सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। कृष्ण वर्ण की भस्म बनती है। ठीक है, इस भस्म के क्या गुण होते हैं? रस में कषाय, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर और गुण में स्निग्ध गुरु सर होती है। ठीक है, यह वात कफ दोष शामक होती है। जाट रागनी प्रदीपक, सभी ये काम करती है। आप कॉमन लिख सकते हो, बल्ले होती है, कॉमन है। रसायन वाजीकरण कर्म करती है, कॉमन है। ठीक है, आयु को बढ़ाने वाली होती है, कॉमन है। मेधावर्धक होती है, कॉमन है। ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें तो आप कॉमन है। फिर वात कफ दोष शामक आप याद कर ही लोगे। ठीक है, संपूर्ण रोग नाशक होती है, संपूर्ण रोग नाशक होती है, कॉमन है, सब में रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा याद रखना बस। देखो, मात्रा, योग, शोधन, मारण, पर्याय, ये 5-6 पॉइंट आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, बाकी कुछ याद हो नहीं हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपके टिप्स पर होने चाहिए, या 5 पॉइंट आपके परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए मेनली ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। बाकी तो उत्पत्ति स्थान कॉमन कहीं से भी उठा के कुछ भी लिख दो। कुछ नहीं आए तो वो झारखंड में वो जो गिरी सिंह भूमि थी ना, वो लिख दो। ठीक है, या फिर हिमालय लिख दो, या फिर जैसे धातु खनिज प्राप्त हो रहे हैं अपन को, खनिज ज्यादातर कोलार से प्राप्त होते हैं, कोलार गोल्ड फर्म्स जो है, तो वहां लिख दो। ठीक है, तांबे की आपको जनरली पता है तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, तांबे की लिख दो। ठीक है,
तो ये आप कॉमन कॉमन चीजें याद कर लोगे तो वो लिख सकते हो, उनमें आपको कोई लोड नहीं आएगा। ग्राह्य कैसा होता है, धातुएं कैसी ग्राह्य होती है, तो धातुओं के जो जनरल गुण अपन ने पढ़े थे, चमकीला होना चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जल्दी से गल मतलब वैसा कठिन होना चाहिए, ठीक है, ये सब जो चीजें थी, पीटने लायक होना चाहिए, लंबा खींच के तार बना सके ऐसा होना चाहिए। तो ये जो सामान्य गुण थे वो ही सारे इसमें लगा दो तो भी आपके सही रहेगा। अंतर कहाँ आता है, शोधन में, मारण में, प्रमुख योग में, ठीक है। तो इन अंतरों को आपको ढंग से याद रखना जरूरी है। तो प्रमुख योग यहाँ पे क्या है, सर्व ज्वर हर लोह, विषम ज्वरांतक लोह, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, जहर मोहरा वटी, मकरध्वज वटी, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल याद कर लेना, 5वां याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 योग याद करना ही मोर देन सफिशियंट है। इस प्रकार से अपना रजत कंप्लीट होता है, ठीक है। आज ताम्र और पढ़ लेते हैं एक बार और फिर अपन एंड करेंगे क्लास। तो ताम्र अपन शुरू करते हैं। ताम्र बोलते हैं कॉपर को, ठीक है। अंग्रेजी नाम इसका कॉपर है, हिंदी नाम तांबा है, ठीक है। इसको लैटिन नाम क्या है, क्यूपुरम, ठीक है, क्यूप्रम, CUPRUM, क्यूप्रम। इसीलिए तो इसको CU से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 29 है, परमाणु भार 63.54 है, ठीक है। द्रवणांक यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट 1057 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सोने का क्या था, 1063 डिग्री सेल्सियस, चांदी का क्या था, 960 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक इसका है 2310 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके पर्याय अपन देखें तो शुल्व, ठीक है, शुल्व इसका पर्याय होगा। शुल्वारी कौन था, गंधक था, ठीक है। तो शुल्व इसका पर्याय है रक्तक, मलेच्छ वक्त्र, नेपालिक, नेपाल से प्राप्त होता है नेपालिक, त्र्यंबक, सूर्यलोह, अर्क, अंबक, उदुम्बर, अरविंद, रवि प्रिय, भास्कर, ताम्रक और सूर्य के सभी पर्याय। सूर्य से ताम्र की उत्पत्ति हुई है और ताम्र का ग्रह भी सूर्य है, इसलिए जो सूर्य के जितने भी पर्याय हैं वो सब इस पे अप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्क आ गया, जैसे रवि प्रिय आ गया, भास्कर आ गया, ठीक है, ताम्रक आ गया, शुल्व आ गया, ये सब आपको इजीली याद हो जाएंगे, सूर्य लोह आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी है आपको याद करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सूर्यांग हो गया, ये सब। उत्पत्ति की बात करें तो पौराणिक मतानुसार जो है, कार्तिकेय का शुक्र पृथ्वी पर गिर गया और ताम्र बन गया, ठीक है। बड़ी इलॉजिकल सी बातें लगती है, लेकिन आपको उत्पत्ति अगर लिखनी हो, किसी को आंसर बढ़ाना हो, तो वो ये चीज याद रख सकता है। और सूर्य से उत्पत्ति का मैंने बता ही दिया कि रस कामधेनु के अनुसार ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे सुबह उठ के तांबे के पात्र में जो है रात भर का बासा पानी पीने से आंखें तेज होती हैं, ठीक है। और तांबे के पात्र में लेप करके त्रिफला का और है ना अपन प्रयोग करते थे, लोहे के पात्र में लेप करके त्रिफला का प्रयोग करते थे। तो ये सब चीजें पुराने जमाने में चला करती थी। तो ये इस वर्तमान समय में अपन तांबे के तारों का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर वगैरह के लिए, ठीक है, बिजली के तारों में। सिक्के चलते थे पुराने टाइम में तांबे के, ठीक है। तो वो आ गया। कांस्य निर्माण में तांबे का प्रयोग किया जाता है, पित्तल निर्माण में तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो है इसके उपयोग हो गए, ठीक है। इसका वैसे अपन परिचय देखें तो चमकीली रक्तवर्ण की धातु होती है, इसके पतले पतले पत्र व तार बनाए जाते हैं, ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ये सब आपको कॉमन चीजें पता है। विद्युत कार्यों में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लंबे टाइम तक कॉन्टेक्ट में रहती है ऑक्सीजन के, तो इसके ऊपर हरी रंग की ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, ठीक है। तो ये उसकी वो जो जंग हो, जैसे लोहे पे जंग लगती है ना, रोस्ट, वैसे ही तांबे की रोस्ट होती है हरे रंग की, ठीक है। तो ये आप सब देख ही चुके प्रैक्टिकल लाइफ में। अम्ल द्रव्य से अगर उसको रगड़े तांबे को, तो वो जो रस्ट थी उसके ऊपर वो हट जाती है हरे रंग की, ठीक है। तो ये अग्नि पर जलाने पर नीले वर्ण की जो है वो ज्वाला उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपको जो बता दी मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में। अब इसके प्राप्ति स्थान क्या है, विदेशों में उत्तरी अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, कनाडा, कांगो, जर्मनी, इन सब देशों में जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में देखो, झारखंड की सिंह भूमि, हजारीबाग जिला, राजस्थान में के खेतड़ी में, ये याद रखना तांबे का लिए स्पेशल है ये, कि राजस्थान के खेतड़ी में जो तांबे की बहुत बड़ी खदान है, तो वो तांबे कॉपर माइंस हैं। तो इस यहाँ पे ये मुख्य रूप से पाया जाता है। कुछ स्पेशल चीज जो आप है ना 10-12 तक पढ़ के आए, वो चीज आपको याद रहनी चाहिए, जैसे तांबे की खदान खेतड़ी में है, ये अपन पढ़ चुके 10-12 में।
ठीक है, तो ये इजी भी रहेगी याद करनी। रसायनों के अकॉर्डिंग ताम्र के भेद दो होते हैं, रक्त वर्ण का जो कि श्रेष्ठ होता है और कृष्ण वर्ण का जो कि निकृष्ट होता है। दो भेद कौन से? रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण, श्रेष्ठ और निकृष्ट। ठीक है, अब तांबे के जो है रस रत्न समुच्चय के अनुसार भेद की बात करें तो वो होते हैं दो भेद। ठीक है, कौन कौन से दो भेद होते हैं? पहला भेद होता है अपने नेपालक जो कि श्रेष्ठ प्रकृति का होता है। दूसरा होता है अपना जो मलेच्छ प्रकार का। ठीक है, तो मलेच्छ आप याद रख ही लोगे और नेपालक भी आप याद रख लोगे। तो पहला रस रत्न समुच्चय वाला है आपका जो याद रखने वाला है। ठीक है, उसको तो याद रखना ही है। फिर अगर वो याद नहीं हो तो फिर आप रसायन वाला जो है याद कर सकते हो। मैंने आपको कहा ना कि जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होते हैं उसमें जो है आप मेनली याद रखो रस रत्न समुच्चय को ही आप अपना मानो। ठीक है, परमानेंट जो फॉर्मेट है, मतलब आपको भेद अगर याद करना हो, पहली प्रायोरिटी रस रत्न समुच्चय को, दूसरी रसायनों को, तीसरी आयुर्वेद प्रकाश वगैरह जो भी चलते हैं उनको। ठीक है, जितने याद हो जाए आपको फिर ठीक है। फिर अपन इसमें नेपालक और मलेच्छ के जो लक्षण है मैं एक बार उनकी बात कर लेता हूँ कि जो नेपालक ताम्र है वो कैसा होता है? सुस्निग्धम मृदुलम शोणम घनाघतम अक्षम गुरु, यानी स्निग्ध होता है, कोमल होता है, लाल वर्ण, शोणम मतलब शोणित के समान वर्ण का, लाल वर्ण का। ठीक है, भारी होता है, घन मतलब भारी, चोट मारने पर चूर्ण न होकर बढ़ता हो, कि चोट मारते हैं तो वो पतला भले हो जाता है पत्र की तरह, लेकिन चूर्णित नहीं होता। ठीक है, फिर इस प्रकार का जो है नेपालक संज्ञक ताम्र मानना चाहिए। वमनादि विकारों से रहित औषध कार्य में ये श्रेष्ठ होता है। ठीक है, नेपालक मतलब श्रेष्ठ बताया औषधीय कार्यों में। जो दूसरा वाला है, ठीक है, मलेच्छ, मलेच्छ कैसा होता है कि श्वेत वर्ण का या कृष्ण वर्ण का होता है, या कुछ रेडिशनेस लिए हुए होता है, इस तरह का इसका वर्ण होता है। वमन कारक होता है, कठोर होता है। ठीक है, और खूब धोने पर भी काला रहता है। ठीक है, ब्लैकिश टाइप का रहता है। तो इस प्रकार का जो है मलेच्छ ताम्र मानना चाहिए। ग्राह्य होता है, निकृष्ट होता है। ठीक है, ग्राह्य के लक्षण यहाँ पे बता दिए मैंने, स्निग्ध मृदु रक्त वर्ण, हथौड़ी से मलने पर न टूटने वाला, भारी, अग्नि जल संसर्ग से निर्विकार, यानी अग्नि और जल के कांटेक्ट में आने पर उससे कोई रिएक्शन नहीं करे, ऐसा जो है श्रेष्ठ नेपालक ताम्र माना जाता है। अग्राह्य ताम्र जो मलेच्छ के गुण अपन ने पढ़े, श्वेत रक्त कृष्ण वर्ण मिश्रित, अति वामक, कठोर, धोकर साफ करने पर भी काला पड़ने वाला, इस प्रकार का जो है मलेच्छ ताम्र या अग्राह्य ताम्र माना गया। ताम्र के 8 विष दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिन भी यूनिवर्सिटीज में 2 नंबर के क्वेश्चन आस्क होते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां इस क्वेश्चन का जरूर जिक्र होता है। ठीक है, तांबे के दोष, तो ये आपको सबको याद होना चाहिए। श्लोक याद हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो तांबे के विष जो है आपको याद होने चाहिए सारे 8 विष। ठीक है, कौन कौन से 8 विष हैं यहाँ पे? ब्रह्म, मूर्छा, ठीक है, ब्रह्म मूर्छा विदाहश्च, स्वेद क्लेद नवान्त्य है। ठीक है, अरुचिस चित्त संताप, एते दोषा विशोपमा। ब्रह्म मूर्छा विदाहश्च, स्वेद क्लेद वांति है ना, फिर अरुचि चित्त संतापश्च, एते दोषा विशोपमा, कि ये जो 8 दोष हैं ये सब क्या है? विष के समान है। ठीक है, तो इन 8 दोषों का जो है आप नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 8 दोषों से युक्त होने पर जो है ताम्र अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है, विष के समान होता है, ये आप याद रख लेना। अब विशेष शोधन की अपन बात करें, सामान्य शोधन वही तैले तकरे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे, फिर 7 बार प्रत्येक में निर्वाप करने पर शुद्ध हो जाता है, वो सामान्य शोधन हो गया। विशेष शोधन नींबू स्वरस से मर्दित, ठीक है, सैंधव लवण का ताम्र पत्र पर लेप करके अग्नि में रक्त प्रतप्त करके निर्गुंडी स्वरस में बुझाएं। इस प्रकार 8 बार बुझाने पर जो है ताम्र शुद्ध हो जाता है। क्या किया यहाँ पे कि सैंधव लवण लिया, ठीक है, उसमें नींबू स्वरस मिलाया थोड़ा, ठीक है, फिर उसको जो है अच्छी प्रकार से वो मिक्स कर लिया नींबू स्वरस में सैंधव लवण, फिर उसका जो है तांबे के पत्र पर लेप किया। ठीक है, फिर उसको रक्त प्रतप्त करके और निर्गुंडी स्वरस में बुझाया। ये 8 बार किया है क्रिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ताम्र शुद्ध हो गया। पहली विधि तो ये। दूसरी विधि ये
कि ताम्रपत्र को दोलयंत्र विधि से गोमूत्र में 1 प्रहर तक यानी 3 घंटे तक तीव्र अग्नि देकर स्वेदन करने पर जो है ताम्र शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ट्रिक जो मैंने बनाई है उसमें ये सेकंड वाली विधि डाल रखी है, तो आप वो याद कर सकते हो। नहीं तो पहली विधि भी आपकी ईजी है, याद हो जाएगी आसानी से। तो ये ताम्र का शोधन हो गया। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया हो शोधन पूरी तरह। ठीक है, अब ताम्र का मारण अगर अपन देखें तो ताम्र का मारण की क्या विधि है? शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की सबसे पहले कज्जली बना ली। ठीक है, उस कज्जली को नींबू सोरस में अच्छे प्रकार के घोट कर लेप बना ले। ठीक है, उस लेप को जो है ताम्र पत्र पर लेप लगा दें। ठीक है, फिर उसको सुखाकर और उन ताम्र पत्रों को शराब संपुट में रखकर गजपुट पे पाक करें। इस प्रकार 3 पुट देने पर जो है ताम्र की भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, अब ये जो भस्म तैयार हुई, ठीक है, उसको दोष मुक्त, पूरी तरह दोष मुक्त करने के लिए नींबू आदि किसी भी अम्ल द्रव के स्वरस से मर्दन करके गोला बना दें उसका। ठीक है, गोलियां बना दें छोटी छोटी। फिर उनको क्या है क्या बोलते हैं, आगे और वापस गजपुट की अग्नि दें। ठीक है, गजपुट की अग्नि देने से जो वापस भस्म प्राप्त होगी वो पूरी तरह से दोष रहित और सर्वश्रेष्ठ होगी, सभी दोषों का नाश करने वाली होती है और जो ताम्र के अष्ट दोष थे उन सब से मुक्त होती है। इस प्रकार से ताम्र के मारण विधि बता रही है। फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, शुद्ध पारस शुद्ध गंधक की कज्जली बना दी, उसमें नींबू स्वरस डालकर अच्छी प्रकार से घोंट कर मर्दन करके जो है एक लेप बना लिया। अब इस लेप को किस पे लेपा? ताम्र पत्रों पर। इन ताम्र पत्रों पर शराब संपुट में डालकर जो है गजपुट में पाक किया। कितने गजपुट दिए? 3 गजपुट दिए। इस प्रकार से ताम्र की भस्म तैयार हो गई। वैसे तो भस्म यहाँ तैयार हो चुकी, फिर क्या है कि ताम्र भस्म को पूरी तरह दोष रहित करने के लिए क्या किया, जो है अम्ल द्रव्य से मर्दन करके और उसकी जो है टिकियां या गोले बना दिए। ठीक है, इन गोलों को जो है सूरण कंद के मध्य रखकर और 1 अंगुल मोटा मिट्टी का लेप रख के और गजपुट की जो है अग्नि देते हैं। ठीक है, गजपुट की अग्नि देने पर फिर श्वांग शीत करके जो है अपन उस भस्म को जो है आगे वापस निकाल लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये शुद्ध ताम्र भस्म जो है अपन को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। यहाँ तक आपको याद रहेगा। फिर भस्म के उसके गुण देख लेना। वर्ण कृष्ण वर्ण की बनेगी, अपन बात कर चुके। गुण की बात करें तो रस में कषाय अम्ल मधुर तिक्त। ठीक है, कषाय अम्ल मधुर तिक्त। कौन कौन से रस इसमें नहीं है? कटु और लवण। ठीक है, तो ये याद रखना, लवण कटु इसमें नहीं है। ठीक है, फिर विपाक में मधुर होती है, वीर्य में उष्ण होती है, पित्त कफर होती है, उदर रोग, कुष्ठ, कृमि। ठीक है, ऊर्ध्वाधय शोधक यानी दोनों प्रकार से, ऊर्ध्वाधय दोनों प्रकार का शोधन करने वाली होती है। विषहर होती है, स्थूल्य नाशक, दीपन, अर्श, क्षय, पांडु, नेत्रिय मतलब नेत्र रोगों को दूर करने वाली, लेखन, काश, श्वास, प्रतिशय आदि रोगों में काम करने वाली। जितने आपको याद हो जाए 4-5 पॉइंट इसमें याद कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैंने कॉमन पॉइंट बता ही दिया। रसायन, वाजीकरण, सर्वदोष हर, ठीक है, सर्व रोग हर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रोग दे देना जो अग्नि मांद्य से रिलेटेड हो। ठीक है, इस तरह के जो हैं, फिर असाध्य कुष्ठ आदि जो अनुषंगी रोग है उनमें, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप भस्म के गुण लिख लेना। मात्रा 1/8 से 1/2 रत्ती भस्म की मात्रा है। ठीक है, और ये आप याद रखना। वैसे ताम्र भस्म की सामान्य मात्रा कितनी है? 2 रत्ती, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मात्रा में अगर आपको सामान्य मात्रा याद रहे वो कर लेना, नहीं तो विशेष मात्रा ये दे रखी है वो आप याद रख लेना। रोगानुसार विविध द्रव्यों के स्वरस आदि के साथ या मधु के साथ इसका अनुपान जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताम्र भस्म के सेवन जन्य विकार शमनोपाय, यानी ताम्र भस्म का किसी ने सेवन किया और उसको साइड इफेक्ट हो गया, एलर्जी हो गई कोई, तो उसका क्या है, मतलब अपन प्रयोग करते हैं, उसका क्या अपन ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मुनिव्रीहि को पीसकर मिश्री के साथ अथवा धनिया बीज को हाथ में मिश्री मिलाकर 3 दिन तक पीने को दे। अब ताम्र कैसे होती है? एकदम उष्ण टाइप की होती है। सूर्य से उत्पत्ति हुई तो उष्ण होगी, तो उसमें चिकित्सा कैसी करेंगे? शीतल टाइप की। धनिया कैसा होता है? ठंडा होता है। तो धनिये के क्वाथ में जो है अपन मिश्री मिलाकर उसको 3 दिन तक पीने को देते हैं। ठीक है, या फिर ब्रीही, ब्रीही किसका पर्याय है? चावल। तो चावल का जो है अपन लेते हैं, उसमें क्या है, उसको अच्छी प्रकार से पीस कर मिश्री के साथ पीने को जो है रोगी को देते हैं। इस प्रकार से जो है अपन जो साइड इफेक्ट है उनको सबसाइड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, प्रमुख योग क्या है? लक्ष्मी विलास रस, ठीक है, पंचामृत परपटी, ताम्र परपटी आप पढ़ी चुके हैं प्रपटी कल्पना में, आरोग्य वर्धिनी वटी, हृदयार्णव रस।
हृदयार्णव रस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये अपन जब पढ़ेंगे सिलेबस में आरोग्यवर्धिनी वटी भी आएगी, हृदयार्णव रस भी आएगा। ठीक है, लक्ष्मी विलास रस भी आएगा, तीनों अपन योगों में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ताम्र भी आज कंप्लीट होता है। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, 3 लोह अपनी कंप्लीट हो गई 9 में से। अब एक लोह बचा है जो शुद्ध लोह के 4 वेदों में अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल कर लेंगे, कल क्या परसों अपन लोह कर लेंगे और नागवंग कर लेंगे। फिर बचे कुचे जो होंगे तीनों, पित्तल, कांस्य और वर्त लोह, वो अपन एक और दिन कर लेंगे। ट्यूसडे तक मेरे को किसी भी हालत में आपका धातु प्रकरण कंप्लीट कराना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लिया करो, आप लोगों के डाउट ही नहीं आते या तो कोई आपको परेशानी ही नहीं होती है शायद। ठीक है, तो आप डाउट आए तो पूछा करो। ठीक है, पढ़ा करो साथ के साथ। अच्छा, अगर कल मेरा कोई प्लान नहीं होता तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की एक है ना क्वेश्चन आंसर वाली क्लास ले लूँ। अब तक आपने जितना पढ़ा है वो सब आपसे पूछ लूँ। अगर आप लोग रेडी हो, कम से कम 4-5 जने तो जुड़े और सब आंसर करें तब तो पूछूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो वैसे खुद के पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो मैं तो कल मेरे लिए टाइम निकाल दूंगा। तो वो चीज़ आप ग्रुप पे बता देना। वैसे मैं बता दूंगा, अगर कल क्लास लेने को हो तो सुबह मैं मैसेज डाल दूंगा क्वेश्चन आंसर की क्लास रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 जने 3 जने ज्वाइन हुए तब तो मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा, छुट्टी कर दूंगा। अगर ज़्यादा जने जुड़े और आंसर भी देते हो तो फिर क्वेश्चन पूछने में मजा भी आएगा। तो कल का टॉपिक होगा अपना महारस, उपरस, साधारण रस और धातु प्रकरण में अब तक जितना पढ़ा है ताम्र तक का वो पूरा मैं पूछूंगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ के आना। एंड करते हैं अब क्लास।